और मैं आज आपको इसलिए लाया हूँ कि हम कहाँ खड़े हैं, खड़े कहाँ हैं, ज़मीन में। आप एग्रीकल्चर में नवनियुक्त प्राविधिक सहायक हैं। खेती का सारा विषय खेत से शुरू होता है। क्लासरूम में हम कितना भी पढ़ा लें, हम कुछ नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए मैं खेत पे लाया हूँ। मैं मिट्टी में खड़ा हूँ। मिट्टी में और ज़मीन में अंतर है। मिट्टी तो करोड़ों सालों के बाद बनती है, और कौन बनाता है? प्रकृति में जो सूरज है और फ्लोरा और फौना, टेम्परेचर के बढ़ने घटने से पत्थर की चट्टानें सिकुड़ती और फैलती हैं, उनसे ब्रेकेज आते हैं। देन जब बारिश होती है तो कुछ काई जमती है। पत्थर चटा का नाम सुना होगा, पत्थर को चाट जाता है, ठीक है ना। ऐसे एक पत्थर चटा नहीं, ऐसे नाना प्रकार के जाने कितने वनस्पतियाँ और जाने कितने जीवाणु हैं जो हमारी ज़मीन को बनाते हैं। तो बेसिकली हमें ज़मीन दिखती है। अभी आपको अरुण जी ने सॉइल टेस्टिंग बताया। अब हमको नहीं मालूम, सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है। सपोज सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है। एक किसान कहता है कि साहब मेरे खेत में पानी लगाता हूँ, समय से बोता हूँ, बराबर यूरिया डीएपी डालता हूँ, फिर भी साहब फसल अच्छी नहीं पैदा होती। नंबर एक। नंबर दो, अच्छी तो पैदा होती ही नहीं। जब उसकी रोटी खाता हूँ, दाल खाता हूँ, तो वो साहब पुराना टेस्ट भी नहीं आता। नंबर दो, और साहब बीमारियाँ बहुत लगती हैं। नंबर तीन, और सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है। तो अब हमारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए कि अगर समय से बीज बोया है, सारी खादें डाला है, पानी डाला है, प्रोडक्शन उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, जब वो रोटी दाल खाता है तो वो जो टेस्ट वैल्यू है वो टेस्ट वैल्यू भी नहीं आ रही है, बीमारी भी बता रहा लग रहा है, तो आपको डायग्नोज करना है ना, व्हाट इज़ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, हम इसको क्या बताएं। ऐसे तो नहीं कह दूंगा भाई इसके बारे में तो हम भी कुछ नहीं बता सकते, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो क्या है, आप लोगों ने पुराना इतिहास देखा है कि पिछले 40 सालों से हमने दीमक को मारने के लिए नाना प्रकार के कीटनाशक कीड़ों को, फफूंद को, खरपतवार को मारने के लिए हम बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं ना। अब आप कल्पना करना, जब हम दीमक को मारने के लिए केमिकल यूज करेंगे तो केंचुआ मरेगा, दीमक भी मरेगा, केंचुआ भी मरेगा। जब दीमक केंचुआ मरेगा तो सूक्ष्म जीव जो हैं वो नहीं मरेंगे क्या? अब बस जब हमारी ज़मीन के सूक्ष्म जीव मर गए और क्रॉप ने यहाँ जब हार्वेस्ट कर लिया, गेहूँ धान कुछ भी हार्वेस्ट कर लिया, तो उसमें कुछ समथिंग रेजिड्यू छूट गया कि नहीं? लेकिन सूक्ष्म जीव नहीं है, दीमक नहीं है, केंचुआ नहीं है। अब वो जो रेजिड्यू खेत में पड़ा है उसे कौन डिकम्पोज करेगा, राइट? अब अगर ये हमें ज्ञान नहीं है तो हम फिर सॉइल टेस्टिंग करते रहें, किसान को बताते रहें क्या ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम हो गया है, फास्फेट भी कम है, और देखिए जिंक की तो डिफिशियंसी पहले से थी। क्या होता है इससे बताने से? अब वो कह रहा साहब ठीक है ऑर्गेनिक कार्बन कम है, ये कम है, वो कम है, अब साहब इसका क्या जिंक दूं, यूरिया दूं, डीएपी दूं, स्थायी समाधान बताओ ना। तो स्थायी समाधान, जब स्थायी समाधान का विषय आएगा तो क्या आएगा? अब आएगा कि ज़मीन के जो जीवाणु, जो जीव नष्ट हो गए हैं दूषित कृषि प्रणाली से, हम उनको कैसे वापस लाएं। उस विज्ञान का नाम है जीवामृत, ठीक। लेकिन अभी जो आप सुनते हैं कि जीवामृत क्या है, जीवामृत कैसे बनता है, 10 लीटर पेशाब, 20 किलो गोबर, 100 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, 200 लीटर पानी, 1 किलो गुड़, 1 किलो आटा, ये आपको रटा दिया गया। अब ये 200 लीटर का ड्रम है, ये मेरे एफएस साहब है, एक बार यूज कर चुके, और कहा गया है कि 72 घंटे में बन जाता है। तो बहुत सारे लोग BSc जी पढ़े हो ना
किसी बैक्टीरिया का सेल डिवीज़न कई दिन में होता है, कई घंटा में होता है, किसी का 8 घंटा में, किसी का 24 घंटा में, किसी का 72 घंटे में। 2 दिन 3 दिन। ठीक, तो एक माइक्रोब्स को सेल डिवीज़न होने में मान लो 18 घंटे लगता है, और हमने तो जो है 72 घंटे कुल ही समय दिया। अब वो 100 ग्राम जो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी थी, उसके बैक्टीरिया कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो पूरे 200 लीटर के पानी में समाहित हो जाएंगे, या उसकी डेंसिटी अच्छी हो जाएगी, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9 कैसे हो जाएंगे। तो अब हम आपको इसलिए लाए हैं कि इसमें गाय के गोबर में जीवाणु होते हैं लाभदायक। मान लिया अब हमें गाय का गोबर चाहिए, थोड़ा सा पेशाब चाहिए, पेड़ के नीचे की मिट्टी लेते समय बस ये नहीं देखना कि बरगद के पेड़ का बताएगा, तो मैं तो बरगद के पेड़ का लाया हूँ। अब बरगद का पेड़ खड़ा ऐसी जगह जहाँ नमी नहीं है, पत्थर की चट्टान है, उसकी जड़ें तो अंदर फाड़ के चली गई, लेकिन वहाँ मिट्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है, थोड़ी सी धूल है, उसमें तो बैक्टीरिया नहीं हो सकते। तो बरगद का पेड़ या कोई भी पेड़, जंगल ऐसा सेलेक्ट करिए जहाँ आपको अनुमान हो कि यहाँ किसान की दखलंदाजी या आदमी की दखलंदाजी नहीं है, बायोडाइवर्सिटी स्ट्रांग है, कोई केमिकल नहीं आया होगा। फिर वो शीशम का हो, नीम का हो, जामुन का हो, बरगद का हो, पाकड़ का, कोई भी पेड़ हो, वहाँ की मिट्टी में जीवाणु होंगे। उन जीवाणुओं को इसमें ला के डालना है, पानी भरना है, और आटा और चीनी की फीडिंग रेगुलर देनी। जैसे 200 लीटर में 1 किलो आटा 1 किलो चीनी डाला था मैंने। अब 72 घंटे में यूज कर लोगे तो ठीक है, लेकिन अगर 72 दिन हो गए तब तो जीवाणु मर जाए, क्योंकि भोजन ही नहीं है इसमें। तो हमें वाच करना है कि अगर ये बैक्टीरिया 250 ग्राम वेट में थे, मान लो 250 ग्राम वजन में थे, तो 10 दिन के बाद अगर ये 1 दिन में मल्टीप्लाई होते हैं तो अब ये करीब करीब 5 किलो हो गए होंगे। तो अब इनको भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, कि वो 1-1 किलो खाते रहेंगे ज़िंदगी भर? चाहिए ना। तो हमें इसमें हर सप्ताह 1 किलो आटा 1 किलो चीनी देनी है, 2 सप्ताह तक। फिर अब बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई है, फिर अगले सप्ताह से 2-2 किलो देना है, फिर संख्या बढ़ गई है, अब 3-3 किलो देना है, फिर संख्या बढ़ गई है, अब 4-4 किलो देना है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फीडिंग बढ़ेगी कि नहीं? ठीक है ना। फिर उसको हिला के देखते रहना है। कई बार इसमें निगेटिव पैथोजन आ जाएंगे। जहाँ से मिट्टी लाया हूँ तो ज़रूरी को थोड़ी वहाँ पॉजिटिव ही थे। नेचर में तो निगेटिव पैथोजन और पॉजिटिव पैथोजन सब हैं। तो जहाँ से मिट्टी लाए थे, जब इसमें दोनों को भोजन दे रहा हूँ तो दोनों डेवलप होंगे, लेकिन नेगेटिव संरचनाएं हमेशा सरफेस पर बनेंगी, ब्लैक कलर की होंगी। छन्नी लीजिए, निकाल के बाहर फेंक दीजिए। नीचे जो ग्राउंड लेवल पर है वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो 3-4 महीना जब हम लगाएंगे तो धीरे 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 पॉजिटिव बचेंगे, नेगेटिव सब हम यहाँ छन्नी से निकाल के फेंक देंगे। ठीक है ना। अब जब मैं इसको खेत में डालूँगा तो खेत में वो जो चीज़ें मर गई थी वो फिर से वापस आईं। और जीवामृत, घन जीवामृत यूज करने का सिंपल रीज़न जो है, रीज़न केवल ये है कि खेत में जो रेजिड्यू छूट जाता है वो कैसे डिकम्पोज हो करके ह्यूमस में कन्वर्ट हो, नंबर 1 ह्यूमस को बढ़ाने के लिए। दूसरा, जो ज़मीन में निगेटिव पैथोजन थे वो कैसे ये पॉजिटिव पैथोजन उसको खा करके ख़त्म कर दें। अब क्या हुआ, जैसे ही धीरे धीरे उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, वैसे यूरिया DAP की ज़रूरत कम होगी, और जैसे निगेटिव पैथोजन ख़त्म होंगे, कम होंगे, वैसे वैसे फसल में बीमारियां कम होंगी। और जैसे ही ह्यूमस बढ़ेगा, तो अभी यूरिया DAP दे रहे हैं ना, यूरिया DAP और 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत है। दे क्या रहे थे? यूरिया DAP, NP। जो किसान कह रहे साहब टेस्ट भी नहीं है, तो टेस्ट कहाँ से आ जाएगा? दाल में हल्दी पड़ना चाहिए, नमक पड़ना चाहिए, तेल पड़ना चाहिए, दाल पड़ना चाहिए, पानी पड़ना चाहिए, एक चीज़ नहीं, हल्दी नहीं है। अब कहाँ से आ जाएगा टेस्ट? या नमक नहीं है, कहाँ से आ जाएगा टेस्ट? मिर्चा नहीं है, कहाँ से आ जाएगा टेस्ट? तुम तो दाल उबाल के खिलाए जा रहे हो। तो यूरिया DAP कहाँ से आ जाएगा टेस्ट? तो जब तक 17 पोषक तत्वों का आपस में बैलेंस नहीं बनता है, कोरिलेशन नहीं बनता है, तब तक टेस्ट नहीं आता है। और यन की अधिकता के कारण ही डिजीज ज़्यादा लगती हैं, यन की अधिकता के कारण ही कीट ज़्यादा लगते हैं। ठीक है ना। तो ये जो जीवामृत है,
जीवामृत जब भी कोई पूछे तो आप बिल्कुल कभी मत रटना कि जीवामृत में इतना पेशाब नहीं, घन जीवामृत में साहब मैं भूल रहा हूँ। अरे यार कितना भी डाल दो, बस ये देखो जीवाणुओं की संख्या, एक हाइपोथेटिकली आपका दिमाग कहेगा जीवाणुओं की संख्या इसमें सफिशिएंट मात्रा में हो गई है, बस हो गई है माने हो गई है, ठीक है ना। अब मुद्दा ये नहीं है कि तुमने पेशाब 5 किलो क्यों डाला था, 10 किलो डालना चाहिए। मुद्दा ये नहीं कि गोबर तुमने जो है 3 किलो डाला तो 10 किलो डालना चाहिए, ठीक है ना। जिसमें जीवाणुओं का संवर्धन ठीक से हो जाए। ऑब्जेक्ट ये है कि सॉइल में वो जो नष्ट हो गई चीज़ें हैं वो पुनः से प्रतिस्थापित हो जाएंगी, हमारी सॉइल की वैल्यू बढ़ने लगेगी, बायोडाइवर्सिटी ठीक होने लगेगी, इतनी सी बात है, ठीक है ना।